सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज की रियासत बनाना चाहते हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लंगर खाने और कोई भूखा ना सोए जैसे प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए। एहसास प्रोग्राम और किसान कार्ड जैसी स्कीमें भी मुतारिफ करवा दी गई। लेकिन मुल्क में हर रोज बढ़ती महंगाई को काबू करना शायद अमली तौर पर इस हुकूमत के बस में नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम अपनी हर तकरीर, अपने हर खिताब में माफियाज की बात करते हैं। महंगाई का जिम्मेदार इन्हीं माफियाज को ठहराते हैं। उनके खिलाफ नोटिस लेकर सख्त एक्शन लेने की बात भी करते हैं। लेकिन वजीर आजम जब भी कोई नोटिस लेते हैं तो कीमतें कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाती हैं। माजी में जब जब वजीर आजम ने चीनी की कीमत कंट्रोल करने की बात की तब तब कीमत में इजाफा हुआ और अवाम को रिलीफ देने का नोटिस हमेशा अवाम को भारी पड़ा। वजीर आजम ये जानते हैं कि जब चीनी की कीमत 1 रुपए बढ़ती है तो आवाम की जेब से 5 अरब रुपए लूट लिए जाते हैं। चीनी की कीमतें 55 रुपए से बढ़ते बढ़ते 85 रुपए फी किलो पर पहुंची तो वजीर आजम ने एक्शन लिया और चीनी की कीमतों में इजाफे का पता लगाने के लिए शुगर कमी क्या कहा उनकी जानिब से, ये देखिए। वजीर आजम के एक्शन के बाद चीनी की कीमतें कम होने के बजाय और बढ़ गईं और जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने पेश की गई तो चीनी की कीमत अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी थी। उस वक्त वजीर आजम ने क्या कहा, यह भी देखिए। फिर जब चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही थी तो वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को यह जिम्मेदारी दी कि वो महंगाई करने वालों पर नजर रखें और जहां कीमतें बढ़ रही हों उसकी इत्तला दें। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब किसी सूरत चीनी की कीमत को बढ़ने नहीं देंगे। उस मौके पर क्या कहा, यह भी देख लीजिए। अब वफाकी वज़रा एक बार फिर गरीब आवाम को उम्मीद दिलाने आए और उन्होंने कहा कि बस कुछ दिनों में ये महंगाई कम हो जाएगी, आटे चीनी की कीमतें गिर जाएंगी। पिछले हफ्ते वजीर खजाना शौकत तरीन ये दिलासा देकर गए थे कि हुकूमत आवाम को बड़ा रिलीफ देने जा रही है जिससे चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो और आटे की कीमतें भी कम हो जाएंगी। अब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने भी हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत 5 अक्टूबर से 90 रुपए फी किलो कराने की यकीन दहानी कराई है। अब देखना यह है कि वफाकी इन यकीन दहानियों पर और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी की इस यकीन दहानी पर हुकूमत अमल करवा पाती है या नहीं। हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या मुश्किलात हुकूमत को इस सिलसिले में दरपेश हैं, क्यों हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही, इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। चीमा साहब 6 रोज पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शौकत तरीन साहब भी आपके साथ मौजूद थे। चीनी 90 रुपए, आटा 55 रुपए किलो अगले रोज से मिलना था, अभी तक तो वो कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों हुकूमत अपने अहकाम पर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही चीमा साहब? अगर आप मेरा क्लिप निकालें तो उसमें एक करेक्शन आपकी हो जाएगी। मैंने कहा था कि आटा 55 रुपये और चीनी 90 रुपये किलो हो जाएगी, ये 2 बातें मैंने की थी। उसमें आटे का मैंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा और चीनी का थोड़ा मैंने टाइम मांगा था। आटा जो आज की डेट में ये है 57 रुपये है जी, 57.5 रुपये जी। ये आया है तकरीबन यूकेन से कि 62.5 रुपये से 63 रुपये से, ये 63 रुपये से वापस 57 पे आ गया। ये 55 रुपये में आ जाएगा विद इन 2 डेज़ जी, 2 में आए 3 में आए, ये आ जाएगा। क्योंकि सप्लाई गंदम की हमने शुरू की थी तो उसमें फ्लोर मिलों ने एक अलामती सी हड़ताल करके, क्योंकि उनके पास गंदम पड़ी हुई है काफ़ी सारी, उनका दिल करता था कि गवर्नमेंट सप्लाई लेट शुरू करे और हम महंगी बेचें। लेकिन चूँकि एक हमारा ये था कि हम गंदम आटे का रेट तब फिक्स कर सकते हैं जब गंदम सप्लाई हो दें, लिहाजा हमने 1950 रुपये में जब गंदम की सप्लाई शुरू की तो उसके साथ ही आटे का रेट 1100 रुपये फिक्स किया जो 55 रुपये किलो बनता है। लिहाजा जब किया है तो वो अब कल का जो रेट आज मेरा उससे भी कम होगा। कल का रेट था पूरे पंजाब का 1151 रुपये। 1151 का मतलब ये है, ये एवरेज बनता था रेट, उसमें ज़ाहिर पिंडी और इस्लामाबाद में थोड़ा ज़्यादा था, बाकी जगह पे इससे भी कम था, वो 1125 रुपये के लगभग था। मतलब ये कि 56 और 57 रुपये के बीच कहीं आटा है जो कि आपको कल सुबह तक या परसों तक 55 रुपये हो जाएगा। पहली बात तो ये।
दूसरी बात आ गई जी इसकी, आप कह लें कि चीनी की। चीनी हमने 99 रुपये 75 पैसे इसका रेट रखा है, इसके लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा ये आप कह लें कि हमारी जो उठना शुरू होगी वो मे बी यू कैन से कि कोई मंडे शुरू हो जाएगी और जो मार्केटों में पहुँचेगी 5 से पहले पहुँच जाएगी। 5 तारीख से हम DC साहबान, AC साहबान और बाकी भी शुगर डीलर एसोसिएशन जो है, जितने भी शुगर डीलर हैं उनको हम इस हिसाब से देंगे कि आगे 90 रुपये किलो बेचेंगे वो जी। ठीक है, वो चीनी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 5,63,000 शुगर मिलों में मौजूद है और हमारे पास 2 लाख टन जो है गंदम अपनी चीनी हमने इंपोर्ट भी कर लिया है। 50,000 टन हम दे रहे हैं सिंध को, KPK को, और 1.5 लाख टन दे रहे हैं पंजाब को। जहाँ से यहाँ पे जिसने भी उठानी है सूबे वो उठाते हैं। इसमें जो आप कह लें कि सब्सिडी है उसकी आधी सब्सिडी मरकज़ दे रहा है, आधी जो सूबे दे रहे हैं जी डेफिनेटली इसमें। अच्छा चीमा साहब, ये अभी आपने जो 55 रुपए, अभी 57 रुपए आपने आटे की कीमत की बात बताई है, ये 57 रुपए भी ये किधर मिल रहा है? कराची में, या हम सिंध की बात करते हैं, यहाँ पर आटा इस वक्त 80 रुपए किलो है, 76 रुपए होलसेल रेट है, रिटेल में 80 रुपए मिल रहा है। ये 57 रुपए आप जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब के किसी मखसूस शहर की बात कर रहे हैं या पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की एवरेज की बात कर रहा हूँ। पंजाब की एवरेज की बात कर, हमारे पास एवरेज आती है जी। एवरेज में थोड़ा सा रेट परसों कल जो मेरी डिटेल से बात हुई पंजाब के आप कह लें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से और हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और फूड सिक्योरिटी में बड़ी डिटेल से सारे शहरों की चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी से बात हुई कि कल का रेट जो पंजाब का था 1151 रुपये 20 kg बैग का था जी। 1151 का मतलब 57 रुपये हो गया और उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इशू रह गया हमारा ये पिंडी और इस्लामाबाद में, ये भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली आप कह लें तो हम कह रहे हैं कि आज कोई 57 से आज कम हो गया होगा और सुबह तक और कम हो जाएगा, क्योंकि हम 55 का दे रहे हैं, लिहाजा 55 का बिकना है जी इसने। ठीक है, और ये का मुझे पता नहीं कि उनकी रिलीज शुरू हुई है कि नहीं। रिलीज पंजाब में भी शुरू हो गई है और रिलीज KP में शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन जमशेद साहब 2018 में जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त तो ये कीमत 35 रुपए थी। अब ये जो 20 रुपए इजाफी पंजाब लोग अदा कर रहे हैं, ये 20 रुपए का इजाफा हुआ क्यों? ये 55 में अब भी 35 से 20 रुपए ज्यादा है 2018 में जिस रेट पर आपको मिला था। नहीं, 2018 में जब हमें मिला था तो 38 रुपये इसका रेट था और हमारे से आने वाले सब को पहले जब पहलों का हुकूमत मिली थी तो 19 रुपये का किलो था जी। ये आप इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट निकालना कि पहले कितने का था। 19 रुपये का मिल रहा था। 19 रुपये से जब हमारे हाथ में स्टिक आई तो 38 रुपये पे आई थी जी। ठीक है, और हम इसको 55 रुपये पे आगे देंगे जी स्टिक को। और इसमें स्टिक और उसमें भी एक गलती थी, मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से पंजाब फूड डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा मकरूज हुआ कि ये सारे पाकिस्तान को सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे थे। हम सब्सिडी देंगे पूरे आप कह लें कि 12.5 मिलियन 1.25 करोड़ घरों को। 1.25 करोड़ घरों का मतलब है कि जो तकरीबन 8 से 9 करोड़ की आबादी को ये जो रेट 55 रुपये में बता रहा हूँ, 55 रुपये पे हम सब्सिडी देंगे। हम इनको आटा देंगे 43 रुपीज़ का, 43 रुपीज़ का आटा देंगे। इसी तरह चीनी पे देंगे, इसी तरह घी पे देंगे और इसी तरह दालों पे देंगे। 4 प्रोडक्ट्स पे हम 1.25 करोड़ घरों को यानी 8 से 9 करोड़ लोगों को जमशेद साहब, आप ये कहना कि माजी की हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी देती थी, तो उस वक्त पंजाब में भी 38 रुपये किलो आटा मिलता था, सिंध में भी 38 रुपये मिलता था। अभी आप पंजाब में बता रहे हैं 57 रुपये मिल रहा है, सिंध में अभी 80 रुपये मिल रहा है। तो ये 20-22 रुपये 1 किलो पर ये फ़र्क क्यों आ रहा है आपकी हुकूमत में, जब माजी की हुकूमत में ये सब रेट सेम हुआ करते थे? नहीं, ये तो भाई बेसिकली देखें, क्वेश्चन ये है कि आपने जो आवाम का पैसा है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। मैंने अगर मियाँ मशा साहब को आटे पे सब्सिडी देनी है, मैंने मलिक रियाज साहब को सब्सिडी देनी है, या मैंने खुद लेनी है, या तरीन साहब को देनी है, आई मीन के इस मुल्क के अमीरों को अगर मैंने सब्सिडी देनी है जो कि गरीबों का हक़ है, तो मैं ये ज़्यादती कर रहा हूँ। मैं जो देखें मेरी हुकूमत जो कर रही है, इस बात को आप अप्रिशिएट करें, इस बात पे तनकीद ना करें। बेसिकली जिस बंदे की 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इनकम है, उस बंदे का फूड पे जो एक्सपेंस होता है वो उस हाउस होल्ड का वो 10, 15, 20% होता है। ये इशू बेसिकली सब्सिडी का जो इशू है फूड पे, वो उन लोगों का है जिनका फूड पे खर्च हो जाता है 50 से 60%, 40, 45, 50% जिन लोगों का फूड पे खर्च हो जाता है, उन लोगों को फूड पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। लिहाजा दूसरों को अगर कोई सब्सिडी देता है
जिनके लाखों या करोड़ों या अरबों रुपए महाना आमदन है, तो ये बेसिकली नेशनल एक्सचेकर का या आप कह लें कि कौमी वसाइल का ज़िया है। लिहाजा आप कह लें कि ये जो अप्रोच है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, इस बात को आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें सपोर्ट चाहिए मुआशरे में आपकी, हमें सपोर्ट चाहिए इंटेलिजेंशिया की, हमें सपोर्ट चाहिए एकेडमिया की, दानश्वरों की सपोर्ट चाहिए कि वो इस बात को रवाज दें कि इस मुल्क में जो हैव नॉट्स हैं उनको सपोर्ट मिले। वरना ये मुल्क जो है ये तो बाकायदा चरागाह है अमीरों की। इससे अच्छा मुल्क तो दुनिया में कोई भी नहीं है अमीरों के लिए, कि जो आप कह लें कि जो जिस चीज़ को दिल करे स्टोर करें, जिसको दिल करे होल्ड करें। ये गरीबों के लिए प्लानिंग करते करते ही आपको 3 साल गुजर गए ना। अब ये चीनी की कीमत की तरफ अगर हम आते हैं, ये भी आपको 2018 में 52-53 रुपए फी किलो मिली थी, या आपकी दौरे हुकूमत में 120 तक गई। अभी भी आप 90 रुपए उसकी चीनी की कीमत पर अमल दरामद को पूरे मुल्क में यकीनी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर 90 को भी हम स्टैंडर्ड कीमत तय कर लें तो 52 से 90 तक का सफर ये 38 रुपए इजाफी है पिछली हुकूमत के मुकाबले में अभी भी। पहली बात तो ये कि हमें चीनी 58 रुपये में लिख लें और चेक कर लेना, दोबारा चेक करना। मैं अच्छा चूँकि मेरा काम ही ये है, लिहाजा पहली बात है कि 58 रुपये में मिली थी। दूसरा ये कि ये जो मियाँ शहबाज शरीफ के 5 साल हैं, 5 साल में देखें कि चीनी किस किस रेट पे मिली थी। ये 120 रुपये में मिली थी और 58 रुपये में मिली, 55 रुपये में मिली, 52 रुपये में मिली। ठीक है, बेसिकली ये रेट क्या। हम आपको जो चीनी नवंबर के बाद हम देंगे 80 रुपये या 80 रुपये से कम देंगे जी। हम आपको नवंबर में जो चीनी देंगे 80 रुपये देंगे जी। ठीक है, और हमारे पास है जो पिछले साल चीनी का एक सेटबैक आया, जो एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद ये चीज़ें ख़राब हुई। उससे पहले आप कह लें कि चीनी यहाँ भी आप कह लें को 65 या 62 रुपये ही बिक रही थी। हमने एक साल चीनी 62 या 65 दी है। ये पिछला साल महंगी हुई है, अगले साल दोबारा चीनी सस्ती हो जाएगी। हम चीज़ों को इंशाल्लाह सस्ता रखेंगे जिस तरह बात हो रही है। और फिर जो अगर मैं 80 रुपये की बात कर रहा हूँ अगले साल की, या 78 रुपये की बात कर रहा हूँ, 78 या 80 रुपये की जो बात कर रहा हूँ, इसमें से सब्सिडी दी जाएगी 9 करोड़ लोगों को। ठीक है, और हमें चीनी और शहबाज शरीफ के बारे या साहब के दौर में बार बार मैं कह रहा हूँ, उनके दौर में चीनी 120 रुपये तक बिकी है। रिकॉर्ड से निकलवा के देख लें। हम महाना पिछले 5 साल का महाना, उससे 5 साल का महाना और इन 3 सालों का महाना, हम सारा डाटा ट्रैक करें। अगर हुआ आप तेल का भी आपकी बात को बिल्कुल यकीनी मान लेते हैं, आपकी बात पर अगर यकीन कर लें, ये 120 रुपये तक अगर गई तो वो वापस फिर आपकी कीमत को मान लेते हैं 58 रुपये तक वापस लाए। आप अपने दौरे हुकूमत में इस 58 रुपए के फिगर को दोबारा टच कर सकेंगे, वापस ला सकेंगे जिस तरह वो लाए 120 से 58 पर? नहीं, हम जी 75 और 80 के दरमियान लाएंगे जी, और इसी रेट पे मेंटेन करेंगे जिसको। बेसिकली देखिए इसमें एक डिफरेंस क्या था, थोड़ा सोचना ज़रा। डिफरेंस उसमें यह था कि जिस वक्त आप कह लें 58 रुपये चीनी बिक रही थी, उस वक्त फार्मर से गन्ना लिया गया 120 रुपये। 120 रुपये शहबाज शरीफ साहब के मिलों ने लिया, बाकी जो शुगर इंडस्ट्री ने 135 और 145 रुपये के दरमियान लिया। ये सारी रिपोर्टें, सारी आपके इंक्वायरियाँ, सारी फिगर्स मौजूद हैं। 180 रुपये रेट था। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा शुगर एसोसिएशन को इकट्ठा किया। उन्हें कहा कि आप गन्ना जितने का दिल करें ख़रीद लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे चीनी चाहिए 55 रुपये। उन्होंने 55 तो नहीं दी, लेकिन 58 रुपये दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन गन्ना लिया उन्होंने 135 रुपये। अब पिछले साल गन्ने का किसान को रेट मिला 256 रुपये। ठीक है, एवरेज रेट जो मिला। ठीक है, गन्ने का रेट और चीनी का रेट, इस दोनों में कंपैरिजन करना है। और इस बात याद रखें कि इस बात में आपको अब ज़रूर समझ आ गई। लेकिन जमशेद साहब, किसान को ये डबल कीमत उस वक्त मिली जब चीनी मार्केट में महंगी हो चुकी थी, और ये महंगी चीनी के दाम तो आवाम की जेब से निकल रहे हैं ना। किसान तक अगर ये पैसा पहुंच भी रहा है तो जो आवाम की जेब से डबल कीमत निकल रही है वो कहाँ जा रही है? आप आवाम से लेके किसान को दे रहे हैं, इसमें आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि अवाम में जो भी बंदा गरीब है, जो बंदा भी थोड़ा डिज़र्विंग है, उस बंदे को, उस 9 करोड़ बंदे को जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको हम सपोर्ट करें। मैं ये कह रहा हूं। और फिर ये है कि हमारी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा जोड़ के देखें इसके साथ। हम आइसोलेशन में नहीं हैं, हम दुनिया के साथ हैं। हमारे यहाँ दो इश्यूज़ हुए हैं हमारे दौर में। एक इशू हुआ आपका कोरोना का, जो बहुत बड़ा एक दुनिया में एक पेंडेमिक आया है, एक बहुत बड़ा इशू हुआ। उससे पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है। और ये जो जितनी चीज़ें पाकिस्तान में महंगी हुई हैं, महंगी देखें क्या हुआ है। एडिबल ऑयल महंगा हुआ है,
फिर यहाँ पे महंगा हुआ है, यू कैन से दिस, यू कैन से एडिबल ऑयल के अलावा आपकी गैस महंगी हुई है, स्पेशली एलपीजी महंगी हुई है। फिर मतलब आपकी लोकल गैस लोकल प्रोड्यूस होती है, वो महंगी नहीं हुई, एलपीजी महंगी हो गई, वो इंपोर्ट होती है। आपका तेल इंपोर्ट होता है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, डीएपी आपकी इंपोर्ट होती है, टीएसपी इंपोर्ट होती है, यूरिया लोकल बनती है, वो महंगी नहीं हुई। जितनी चीज़ें, शुक्र करें कि यहाँ पे आपकी आटा सारा लोकल प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज़ दुनिया में तो ऐसे गंदम की कीमत को 40% ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ 13% बढ़ी है। वजह यह कि दुनिया में गंदम हम लोकल पैदा करते हैं, चावल हम लोकल पैदा करते हैं, दालें जो लोकल पैदा नहीं होती थी, मूंगी की दाल लोकल पैदा नहीं होती, वो सस्ती है। अब मसूर की दाल इंपोर्ट होती थी, वहाँ पे पैदावार नहीं हुई, महंगी हो गई है। माश की दाल इंपोर्ट होती थी, वो महंगी हो गई। सो ज़्यादातर चीज़ें हमारी खाने की लोकल प्रोड्यूस। ठीक है जमशेद साहब, ये हम कोविड का दौर तो ये शुरू हुआ है मार्च 2020 से। इससे पहले अगर आप फरवरी या जनवरी 2020 में चले जाएं तो आपकी हुकूमत को 1.5 साल हो चुका था, और जनवरी और फरवरी 2020 में पाकिस्तान में चीनी 85 रुपए उसका रिटेल रेट था। उस वक्त भी उसमें 27 रुपए किलो इजाफा हो चुका था। अभी कोविड का दौर शुरू नहीं हुआ था, तो एक कोविड के दौर को आप साइड में रख दें। मैं समझता हूँ कि इसमें हाँ, इसमें भी देखें, अगर ये एक तो हो गया पिछला साल 256 रुपये, उससे पिछले साल अगर देखें तो उससे पिछले साल भी हमने गन्ने का रेट 200 रुपये लेके दिया था किसान को। ये जो शुगर केन कंट्रोल, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट आया था, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में शुगर मिलों को पाबंद किया गया था कि जो सरकार का रेट हो वो सरकार का रेट आपने लोगों को देना है। लिहाजा उन्हें 200 रुपये रेट मिला था, ये 135 रुपये रेट नहीं मिला था उनको, 200 रुपये रेट मिला था। चीमा साहब, हर चीज की कीमत को 2 गुना करके आप ये तमाम पैसा ले भी तो आवाम की जेब से ही रहे, और फिर उसके बाद आवाम को कर्जों की सूरत में वापस करें। एक मिनट, अच्छा देखें, ये हुकूमत होती ये है, हुकूमत का काम ही ये है। जमहूरियत नाम इसी चीज़ का है, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। जमहूरियत नाम है जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। लोगों को साथ लेके चलना और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। मेरा काम यह है कि मैं अमीर आदमी से पैसे लूँ, मैं गरीब आदमी पे खर्च करूँ। मैं अमीर आदमी से पैसे लूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँ। मैं अमीर आदमी से पैसे लूँ, मैं गवर्नमेंट चलाऊँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर कायम करूँ। मेरा काम यह है। मैंने अमीर आदमी से पैसे लेने हैं, अमीर आदमी को मैंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, उसकी फैक्ट्री को मैंने शुगर माफिया से अब तक कितनी रिकवरी आपने की है? शुगर कमीशन बना था, उसकी इन्वेस्टिगेशन मदद करनी है, उसको मैंने कंज्यूमर देना है। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ खो गई? शुगर कमीशन बना था, अब तक शुगर माफिया से कितनी रिकवरी की है आपकी हुकूमत? देखें शुगर कमीशन और कंपटीशन कमीशन ने जितना पहली बार कोई ऑलमोस्ट 35 अरब से ज़्यादा जुर्माना किया है शुगर मिलों को, ये कभी हुआ था? हम किसी माफिया के बड्डी नहीं बने, हम आवाम के बड्डी बने हैं। बाज़ लोग हमें कहते हैं ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ये फ्री मार्केट की बात नहीं करती, ये आप कह लें कि ये कैपिटलिज्म की बात नहीं करती। यहाँ पे जिन मुल्कों में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई, वहाँ पे फ्री मार्केट, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं दाई रहा हूँ फ्री मार्केट का, लेकिन यह है कि ये जब माफिया इतने स्ट्रांग हो जाए तो वहाँ फ्री मार्केट स्ट्रेटजी काम नहीं करती। यहाँ साहब यकीन दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। अब देखना है कि ये वादा हुकूमत का वफा होता है या नहीं, और आवाम को रिलीफ मिल पाता है या नहीं। बहरहाल आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन अपोजिशन को, खासतौर पर नून लीग को, मियां शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ 2 साल से मुंजमद अकाउंट डी फ्रीज कर दिए हैं। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की बुनियाद पर 21 माह तहकीकात की। इस तहकीकात के दौरान एजेंसी को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ कोई करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना मिल सका। एनसीए ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट बरतानवी अदालत में जमा करवाई और शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स को गैर मुंजमद करने की दरख्वास्त की। कुछ साबित ना होने पर अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए। बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के हक में फैसला आने के बाद नून लीग और हुकूमती तर्जुमानों में एक नई बहस छिड़ गई है। पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल लीग के सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एहसन साहब, हुकूमत तो कह रही है कि ये सिर्फ अकाउंट डी फ्रीज हुए हैं, कहीं कोई बरियत वाली बात नहीं हुई है, फिर आप लोग ये इसको बरियत से क्यों जोड़ रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हुकूमत राय अवाम से चुरा रही है और उनको पूरी तस्वीर नहीं बता रही। इस केस के अंदर नैब ने और एसेट रिकवरी यूनिट ने न सिर्फ ये कि बरतानिया की एजेंसी को अपने तमाम जो फेक इल्जामात हैं और जो फेक शवाहिद हैं
वो सब के सब उन्हें दिए और उसमें ये कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब का ही नेटवर्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस नैब ने नेशनल एजेंसी के साथ की वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से की और इसके जो दस्तावेज हैं वो उस अदालती फैसले के अंदर अटैच हैं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी की ईमेल्स हैं जो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे डीजी नैब लाहौर लंदन आके उनसे मिले और उन्हें पूरी उनके बकौल तफसील बताई किस तरह शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जब हुकूमत ने ये सारे तफासील उनको दी और उन्होंने इन्हें एग्जामिन किया और फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर ये केस नहीं था तो शहबाज शरीफ साहब से बरतानवी एजेंसी ने उनके अकाउंट को पड़ताल करने की इजाजत क्यों मांगी? शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कॉन्सेंट दिया कि आप मेरे सारे अकाउंट जो है उनकी पड़ताल कर सकते हैं। तो तफसील से बरतानिया की तफ्तीशी एजेंसी ने पाकिस्तान में तफ्तीश की, यूएई में तफ्तीश की और बरतानिया में तफ्तीश की। इसके बाद जाके उन्हें यकीन हुआ कि इसमें कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, कोई गैर कानूनी फाइनेंस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तब उन्होंने वो अकाउंट को बहाल किया है। तो ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी शर्मिंदगी सिफत है कि इनका जितना झूठ का पोल था वो बरतानिया के तहकीकाती इदारे की तफ्तीश की रोशनी में खुल चुका। सही, लेकिन एहसन साहब ज़ाहिर है हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत ने तो इस तरह की कोई दरख्वास्त की ही नहीं थी और ये एनसी की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ये उन्होंने खुद शुरू की थी। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी इस सिलसिले में, फिर आप हुकूमत को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से खत लिखा गया और वो खत भी हमने आज मीडिया को पेश किया है। उसके बाद नैब के डीजी लाहौर खुद लंदन जाके वहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी से मिले और इनको सारा झूठ का पलंदा उन्होंने दिया और उनको अपनी पूरी जो तफ्तीश है उससे आगाह किया और उनको प्रेजुडिस करने की कोशिश की इस मामले के अंदर। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद करते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये हुकूमत झूठ केस बनाने के लिए पाकिस्तान के निज़ाम अदल, पाकिस्तान के निज़ाम तफ्तीश को दुनिया की आंखों में डिस्क्रेडिट कर रही है, उसका तमाशा बना रही है, क्योंकि सिर्फ इनकी जिद है कि हर झूठे मुकदमे के जरिए ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए। जब नैब ने खुद शहबाज शरीफ साहब के नाम के हवाले से जाके सारा रिकॉर्ड बरतानिया तहकीकाती एजेंसी को दिया और इन्होंने यहाँ से खत लिखे उन्हें कि आप ये शहबाज शरीफ साहब की पड़ताल करें। अब उन्होंने सारी पड़ताल की है शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट की, सलमान शहबाज के अकाउंट की, लंदन में, यूएई में और पाकिस्तान में। इसके बाद उन्होंने वो अकाउंट अनफ्रीज किए, बहाल किए कि हमें इसमें कोई रॉन्ग डूइंग का सबूत नहीं मिला। लेकिन एहसन साहब ये कोई ट्रायल, हुकूमत ये कह रही है कि कोई ट्रायल नहीं था, ये कोई ट्रायल नहीं था, इसलिए फिर बरियत वाली खबर भी हुकूमत कह रही है कि वो सही नहीं है। तो ये आपकी नजर में ट्रायल था? बरियत तो उस चार्ज से हुई ना जो हुकूमत ने वहाँ पे दरखास्त दे के अकाउंट फ्रीज कराए थे कि इनके अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लिहाजा फ्रीज किया जाए। तो 20 माह फ्रीज रहने के बाद जब अनफ्रीज हुए तो वो बरियत ही है कि आपका उस इल्ज़ाम से आपको उन्होंने फारिग कर दिया कि इस अकाउंट के अंदर कोई गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बिना पे इस अकाउंट को बंद किया जाए या फ्रीज रखा जाए। सही, लेकिन एहसन साहब ज़ाहिर है आज शहजाद अकबर साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं नैब के, अब उनकी आप फिक्र करें। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर रसीदें लेकर आए, तैयार रखें। पाकिस्तान में तो नैब गर्दी है और आपको पता है कि जज बशीर साहब का फैसला कैसे आया। वो अरशद मलिक साहब फौत हो गए, उसी दबाव में उनको कैसे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया। तो पाकिस्तान का तो जो इस वक्त एहतसाब का निज़ाम है ये तो एक पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। किस तरह ये डालते हैं, किस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह जब राना सनाउल्लाह का केस हो रहा था जज फैसला करने लगे तो उनको फौरन व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये एहतसाब की अदालतों को तो पूरा ये हुकूमत मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उनके मतायत हैं, ये एक लिहाज से उनकी ये तकर्रियाँ करते हैं तो ये उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है एहसन इकबाल साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ईवीएम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त महाज आराई की कैफियत है उस पर मजीद गुफ्तगू होगी। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात के बाद हुकूमती वुज़रा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुलकर मैदान में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किरदार कुशी की गई। हुकूमती वुज़रा के इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेने का फैसला किया और ख़ुद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का सबूत पेश करने के लिए फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को नोटिस दे दिया। लेकिन हुकूमती वुज़रा के मौक़िफ़ में इसके बाद भी कोई तब्दीली देखने में नहीं आई और इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देने के बजाय फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नए और संगीन इल्ज़ामात लगाए। अपने ही नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को हुकूमत के लिए कड़वा घूंट तक कह दिया। क्या जानिब से ज़रा ये सुनिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का इस सिलसिले में मौक़िफ़ अपने वुज़रा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनको तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर माजी में मुकम्मल एतमाद था, वो तो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते थे। माजी में इमरान खान इसी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक क्या कहा करते थे, ज़रा ये सुनिए। तो वज़ीर आज़म के ख्यालात आपने जाने। अभी इसी साल फरवरी की बात है जब डस्का इलेक्शन के मौके पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उस्मान डार इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, हम इदारों पर यकीन रखते हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उसे कबूल करेंगे। क्या कहा शिबली फराज उस्मान डार ने, ये भी सुनिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया है चंद महीनों में ही कि इदारों पर यकीन रखने वाली, उनकी खुद मुख्तारी की बात करने वाली हुकूमत अपने ही लाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को मुतनाज़ बना रही है। EVM क्या इसके पीछे एक वजह है? चूँकि इलेक्शन कमीशन EVM पर बहुत सारे एतराज़ात उठा चुकी है, हुकूमत इन एतराज़ात को दूर नहीं कर पा रही। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, अब EVM वाला मामला भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बड़ी महाज़ाराई की सी कैफियत है, फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान भी यही सिलसिला है। अब वो नोटिस अपनी जगह पर, इल्ज़ामात हुकूमत के अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये EVM को लॉन्च करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, फिर अपोजिशन क्या करेगी? फिर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ होने से कैसे बच सकेगा? देखिए, जो इलेक्शन है उसके अंदर क्या बंदोबस्त होगा, इसकी हतमी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के अंदर हुकूमत अकेली फरीक नहीं है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स फरीक होते हैं। और हमने भी जब इंतखाबी इस्लाहात की थी 2017 में तो मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ की थी। तो इसलिए हुकूमत एकतरफा तौर पे कोई चीज़ नहीं ला सकती और जब तक इलेक्शन कमीशन को वो मुतमईन नहीं कर सकेगी तो वो ये इंतजामी फैसला नहीं है कि उसने कौन सी मशीन लानी है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सही, लेकिन इस मामले पर आज ही वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन से बात की जाए और आप लोगों को, अपोजिशन को, बड़ी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं वो इस फैसले में, तो डायलॉग के लिए आप लोग हैं? हमसे 100 दफ़ा बात करें, इससे 100 दफ़ा पहले उनसे बात हो भी चुकी है और हम उन्हें बता चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद किया जा चुका है। अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, जो कि झूठ था। 2009 में जर्मनी सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गैर महफूज तरीका इंतखाब करार दे चुकी है और उस पर पाबंदी लगा चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारे लोगों के पास जर्मनी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे लोगों के पास जर्मनी से ज़्यादा वसाइल हैं? अगर जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया है तो फिर फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब की वो कौन सी काबिलियत है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं? तो ऐसे तो फिर क्या, फिर RTS के जरिए, जिसपे 2018 में सब शोर मचा रहे थे धांधली का, उसी के जरिए फिर अगले इलेक्शन करवाए जाए? RTS के जरिए इलेक्शन तो नहीं हुआ था। RTS तो रिजल्ट ट्रांसमिशन का सिस्टम था कि जब नताइज पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करता है वहां से उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाएगा। तो वो RTS का निज़ाम तो और था, वो इंतखाबात के नताइज को यकजा करने का निज़ाम था, वो वोटिंग का सिस्टम नहीं था। आज भी दुनिया में सबसे महफूज तरीका पेपर बैलेट समझा जाता है और आपने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात देखे हैं कि वहाँ पे किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। तो असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में अगर रियासती मशीन गैर जानिबदार हो जाए तो हमें किसी नई तरमीम की जरूरत नहीं है, किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हमारे मौजूदा कंटोनमेंट में कोई धांधली की बात नहीं हुई, तो ये भी इस बात का सबूत है पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा सीटें पूरे मुल्क में उन्होंने ली हैं। वो कि आपने पंजाब में, लाहौर में, चंद शहरों में उनको बिल्कुल क्लीन स्वीप किया, लेकिन मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सीटें ली हैं अभी भी। आप ये गौर कीजिए कि अक्सरियत जो सीटों की है वो अपोजिशन को मिली है। जो 200 से ज्यादा सीटें थी उनमें से PTI के हिस्से में तो सिर्फ 60 सीटें आई हैं।
लेकिन तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वही है। आई है कुल में से इनकी मेजॉरिटी, ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सर, नहीं सिंगल लार्जेस्ट, लेकिन ये अक्सरियत तो नहीं ले सके ना। ये तो 60 सीटें 200 में से लेना तो एक नो कॉन्फिडेंस है कि आपके खिलाफ 140 सीटें आपके खिलाफ जीती हैं लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ये महाज़ाराई हो रही है, इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि इलेक्शन किस तरह से कराने हैं, ये तय उन्होंने ही करना है। अब हुकूमती वज़रा इस वक्त इलेक्शन कमीशन से अपना नोटिस का जवाब मांगने के लिए वक्त मांग रहे हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ और इन वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई करनी है उस पर उस इजलास में एक ब्रीफिंग का सिलसिला हुआ। अब ये मामला किस तरफ जा सकता है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, अभी तक जवाब जमा करवाया नहीं है ना फवाद चौधरी ने ना आज़म स्वाति ने, और कुछ वक्त अब ये लोग मांग रहे हैं चंद हफ्तों का। जवाब जमा कराने की तारीख तो निकल चुकी है, इलेक्शन कमीशन अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो इख्तियारात हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक अदालती इख्तियारात का मुकम्मल तौर पर उसके अदालती इख्तियारात हासिल हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इंतजामी जो है मामला उस पर पूरी जो है उनको आईनी इजाज़त दी हुई है। अब चूंकि ये मामला अदालती है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है। पहले नोटिस दिए हैं, नोटिस के जवाब में फवाद चौधरी साहब ने अपने नोटिस को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे 6 हफ्ते दे दें। अब ये इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद पर है कि वो 6 हफ्ते देते हैं, 2 हफ्ते देते हैं या 3 हफ्ते देते हैं, ये उनकी सवाबदीद पर है या मुस्तरद करते हैं। लेकिन आमतौर पर अदालती रवायात ये हैं कि आमतौर पर उसकी अपील जो है वो मंजूर कर ली जाती है। अगर वो 6 हफ्ते मांगे तो मुमकिन है 4 हफ्ते दे दे या 3 हफ्ते दे दें। ये तो एक अदालती मामला है। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया, उन्होंने गुरेज किया है। तो उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दूसरी तौहीन लग गई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो दोबारा वो भी तौहीन अदालत में दोबारा उसमें आ गए हैं उसका जवाब ना देने पर। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार तो बड़ी वसी है कि अगर चाहें हम तो अपनी राय दे सकते हैं आइन और कानून के हवाले से, अगर वो चाहें तो कौन सा इसका मतलब अब आज़म स्वाति ने जवाब नहीं दिया, फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया, तो अब दोनों केसेस को अलग अलग कानूनी तरीके से डील करना होगा। फवाद चौधरी साहब को मोहलत मिल सकती है और अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या ये जो नोटिस था ये वापस खत्म भी हो सकता है, यानी ये मामला गैर मशरूत माफ़ी के बाद? हाँ, ये भी अदालती कार्रवाई है कि अगर फवाद चौधरी साहब जो हैं अगर माफ़ीनामा दाखिल करा दें तो माफ़ी तो अदालत के पास इख्तियारात हैं कि माफ़ी तो आमतौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी काफ़ी वज़रा ने, MNA ने, MPs ने, इवन बिलावल जरदारी ने भी माफ़ी मांगी तो वो उन्होंने उसको कबूल कर ली। लेकिन यहाँ मामला बड़ा सीरियस है। यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बाकायदा साख पर, उसके बुनियादी ढांचे पर हमला किया, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बगावत पे उकसाया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की माफ़ीनामा मुस्तरद कर दे, ये उनकी अपनी सवाबदीद पर है। अच्छा। तो अगर वो माफ़ीनामा तो सजा देने में तो इख्तियारात हैं उनके पास, वो तहयात भी नहल करार दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सबूत पेश नहीं करेंगे, जो उनका करप्शन पर जो सबूत पेश नहीं करेंगे तो करप्शन का सबूत मांगेंगे और सबूत नहीं देंगे। और साहब ये पूरा ये सजा देने का जो ये प्रोसेस है ये फिर कितना तवील हो सकता है? जिस तरह नोटिस की डेट गुजर गई, आज़म स्वाति ने कोई जवाब दाखिल नहीं करवाया, मोहलत भी नहीं मांगी, तो अब इलेक्शन कमीशन कब क्या कार्रवाई कर सकता है, कितना तूल पकड़ सकता है मामला? ये मामले देखे, आपने भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अदालती मामले बड़े तवील जाते हैं। ये तो मामला हमारा अदालती सिस्टम बड़ा पेचीदा है, लेकिन ये पेचीदा नहीं रहेगा। ये हालात को देखते हुए नोटिस तो 2-4 हफ्ते का इजाजत दे दें या 3 हफ्ते इजाजत दे दें और इसके बाद वो जवाब को जो दाखिल कराए वो जवाब को मुस्तरद कर दें, तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस शुरू हो जाएगा और तौहीन अदालत के केस में वो सजा देने के मुख्तार हैं। 3 साल की सजा भी दे सकते हैं, 5 साल की सजा भी दे सकते हैं और IG इस्लामाबाद को हुक्म दे सकते हैं हाजिर लगाकर पेश किया जाए। ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार हैं और उनकी सदीद पर है कि वो क्या फैसला करते हैं, कहाँ तक जाते हैं।
आइन और कानून में उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार हैं, वो जो चाहें कानून के मुताबिक इन दोनों वज़रा की सज़ा तजवीज़ कर सकते हैं, और अगर गैर मशरूत माफ़ीनामा दाखिल करवाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो उस माफ़ीनामे को कबूल करके इस मामले को भी ख़त्म कर सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महंगाई बहुत है, लेकिन गाड़ियों की फ़रोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने अपने तंजिया ट्वीट में गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हुए बताया था कि मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, आवाम बिला वजह का रोना पीटना कर रहे हैं। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने मकामी तैयार करदा गाड़ियों की बढ़ती सेल के आदाद शुमार भी शेयर किए थे और आम आदमी के हालात बेहतर होने का दावा किया था। हुकूमती वज़रा को टोयोटा के 1993 में पाकिस्तान में क़याम के बाद से लेकर अब तक की एक माह में होने वाली सबसे ज़्यादा फ़रोख्त 6,775 यूनिट्स का इजाफा मईशत में बेहतरी की सूरत में नज़र आ रहा था। लेकिन अगर गाड़ियों की फ़रोख्त की बात करें तो नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल यानी अप्रैल 2018 में पाकिस्तान की तारीख में गाड़ियों की सेल के आदाद शुमार 26,550 यूनिट्स के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में गाड़ियों की सबसे ज़्यादा सेल रवां साल जुलाई में हुई, जब 25,519 यूनिट्स फरोख्त हुए। लेकिन ये तादाद अब भी नून लीग के दौर में होने वाली रिकॉर्ड सेल से 1,031 यूनिट्स कम है। और शायद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये नहीं जानते कि गाड़ियों की इस बढ़ती हुई सेल में पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में बैंकों की जानिब से इस साल गाड़ियों की खरीदारी के लिए दिया जाने वाला कर्ज तकरीबन 326 अरब रुपए बनता है और मुल्क में बिकने वाली गाड़ियों में से 40 से 50% बैंकों से कर्ज लेकर ही खरीदी जाती हैं। दरामदशुदा गाड़ियों को ही अगर ले लिया जाए तो सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान में $356 मिलियन गाड़ियों और उनके पुर्जा जात की दरामद पर खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी महीने में ये दरामद $106 मिलियन थी। इसका मतलब यह है कि अगर दरामद इसी रफ्तार से जारी रहती है तो पूरे माली साल में $3 अरब खर्च करना पड़ेंगे, जो पाकिस्तान जैसे डॉलर्स की कमी के शिकार मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी रकम होगी। इसीलिए स्टेट बैंक ने गाड़ियों की बढ़ती तलब को कम करने के लिए गाड़ियों के शोबे के लिए फाइनेंसिंग पॉलिसी तब्दील कर दी है और दरामदी गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर अब पाबंदी लगा दी गई है, जबकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों की फाइनेंसिंग के ज़्यादा से ज़्यादा हद 7 साल से कम कर 5 साल और डाउन पेमेंट 15 से बढ़ाकर 30% कर दी है। हुकूमत ये समझती है कि जब डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी तो बहुत सारे अफराद की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, कम लोग बैंक में कर्ज के लिए जाएंगे और इससे गाड़ियों की तलब कम होगी, क्योंकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों के तकरीबन 80% पार्ट्स बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं और कम तलब पर कम पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी नहीं, जिसका बोझ एक बार फिर आवाम को महंगी गाड़ियों की सूरत में उठाना पड़ेगा। पहले से ही महंगी गाड़ियाँ और महंगी हो जाएंगी। स्टेट बैंक की नई पॉलिसी से बैंकों से कर्ज लेने वालों का बोझ तो कम होगा, जो ज़ाहिर एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इस नई पॉलिसी से मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों की कीमतें और इस पर ली जाने वाली ओन मनी की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका सीधा नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एक नई ऑटो पॉलिसी आई है, इसका आवाम को फ़ायदा होने जा रहा है या जो हुकूमत है उसको इसका फ़ायदा होगा? और शाहिद साहब ये भी क्लियर कीजिएगा, गाड़ियों की अगर सेल ज़्यादा हो तो क्या इसको मईशत की बेहतरी गर्दाना जा सकता है, जैसे हुकूमत क्रेडिट लेती है इस चीज़ का? देखिए, आपने जो गुफ्तगू में जो बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं जो एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है 2018 के साथ कंपैरिजन करके, बहुत ही मानी खेज बात है। लेकिन मैं आपसे यह कर दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कई सौ अरब रुपए के कर्जे निजी शोबे को देंगे सस्ती शरह सूद पर, क्योंकि डिस्काउंट रेट हमारा मनफी है, तो जब आप सस्ती शरह सूद पर कर्जे देंगे तो लोग अंधाधुंध गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, अंधाधुंध इम्पोर्ट करेंगे। हमारा जो है ना, गाड़ियों से बड़ा मेरा जो मसला है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी खौफनाक थरत पर जा रहा है जो मेरे मुल्क की मईशत नहीं, सलामती के लिए ख़तरात पैदा कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक को कौन से हकीम ने ये कहा था कि इम्पोर्टेड चीज़ों की ख़रीदारी के लिए सस्ती शरह सूद पर कर्जे दिए? वो दिए क्यों हैं ये भी मैं आपको बता दूँ।
देखिए, हमने तामीराती शुबे को कहा जी आप काला धन लगा लें, उसमें आपको भी पता, मुझे भी पता, कई हज़ार अरब का वहाँ काला धन प्रॉपर्टी में है। तो बहुत से सनतकारों ने ये कहा अच्छा है ना, मुनाफा ज़्यादा है तो हम भी सनतें छोड़ के हम भी कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो वो तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने ये किया कि शरह सूद कम करके उनको भी कहा जी सस्ते शरह सूद पर कर्जे ले लें और उनको भी मराद दे दी। तो उन्होंने जनाब सनतों में तो गए या नहीं गए, इस तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इंपोर्ट्स करने में चले गए और गाड़ियाँ ख़रीद ली। तो द मेयर फैक्ट के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नाकाफ़ी इनसफिशेंट रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिसका आपने भी तस्करा फरमाया, तो फवाद चौधरी की बात तो उलट हो गई ना, लेकिन ये नाकाफ़ी है, इससे नहीं होगा अभी इफेक्ट। इसलिए कि आज भी शरह नूमू जो हमारा शरह है सूद की, वो सस्ती है और वो अब भी लोगों को आप इनकरेज करेंगे कि आप गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स बढ़ें। गाड़ियाँ, वो जो लोग तनख्वाहदार छोटे आमदनी वाले लोग थे उन पर रेस्ट्रिक्शन से असर पड़ेगा, लेकिन जिनके जो के रेमिटेंसेज जिनके पास आ रही है 111(4) के तहत, जिनके पास का बहुत सारा पैसा है, वो अब भी वही काम करेंगे। तो ये मैं आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारा असल मसला ये है कि हमने मईशत को बेसाखी पे चलाया, जो है ताकतवर तबकों को मराद दी, अशराफिया की मईशत बनाई और आवाम के गिर्द एक जालिमाना शिकंजा कस दिया। इस फैसले के बाद अब जब ये इंपोर्टेड गाड़ियों पर फाइनेंसिंग पर पाबंदी लगा दी, तो जाहिर है बहुत सारे लोग इस कारोबार से भी वाबस्ता हैं, जो बाहर से गाड़ियाँ फाइनेंसिंग के जरिए इंपोर्ट करवाते हैं, उनका कारोबार भी मुतासर होगा अब जाहिर है बहुत बड़ी तादाद। नहीं, देखिए बात ये थी कि अभी भी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मगर मेरे ख्याल से अभी और भी रेस्ट्रिक्शन आनी बाकी हैं। हम इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब खौफनाक हद पे चला गया है। इस वक्त जो मसला था वो मुल्क की सलामती का है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर अभी आप देखिए कि अभी प्लानिंग कमीशन ने क्या कह दिया कि आप कहने कि बेरोजगारी की शरह आपकी 6.5 है, वो कहते हैं 16.5 है। फिर वो ये कहते हैं कि जी जनाब जो है वो 15 लाख आदमियों ने पीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें एमफिल भी थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी हमारी बेरोजगारी की शरह भी बढ़ी है। तो मेरा अपना मसला ये है कि जब आप सट्टेबाजी की और बैसाखी की मईशत चलाएंगे, जब आप तरसीलात को इनकरेज करेंगे, बरामदात को डिस्करेज करेंगे, गाड़ियों का जो मसला है वो तो 1% है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर है, लेकिन अभी भी गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे इसलिए कि लोगों के पास पैसा है और सस्ती शरह सूद पर कर्जा मिल रहा है। वो लोग जिनकी आमदनी कम थी, तनख्वाहदार टाइप के, वो डिस्करेज होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ इमारात के जजीरे हैं वो लोग अभी भी ये काम करते रहेंगे। मगर मेरा मसला ये है कि जनाब जब आपका सनती शोबा अभी नीचे जाने वाला है, इसलिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 15 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी 4 दिन पहले ये कहा कि ये 2 से 3% ऑफ GDP रहेगा। इसका मतलब ये 6.5 अरब डॉलर या उससे थोड़ा ज़्यादा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 15 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है, आप ये 6.5 अरब डॉलर या इससे थोड़ा ज़्यादा क्या पैगाम देकर, ये गलत बयानी करके आप वो इक़दामात उठाने से गुरेज कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाए, जो पाकिस्तान की सलामती के खतरात को बताए। तो इसको वापस लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या ये डबल फिगर्स में जो अब ये जा रहा है इसको सिंगल फिगर में लाने के लिए फिर ये इक़दामात क्या क्या उठाने होंगे, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए बड़ी वाज़ेह चीज़ है, मैं आपसे बता दूं, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन 1 साल में अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जो 2 नुकात थे इनके, एक ये था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें। नंबर 2 ये कि सर्कुलर डेट जिन वजूहात पर पैदा हो रहा है उनको दूर कर दें। जो शरह सूद है वो मनफी ना रखें, वो उतना ही रखें, इसलिए कि आप डिपॉजिटर को और कौमी बचत स्कीमों की कॉस्ट पर ये कर रहे हैं। तो तब ये आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखिए हमारी 3 साल की शरह नमू जो है वो इस हुकूमत के दौर में वो 1.9% है, इनके अपने मुताबिक 1.9%। हमारी आबादी की शरह जो है वो इजाफे की शरह 2.2% और उसका 70% चंद मालदार लोगों को जाता है। तो गुर्बत और बेरोजगारी, महंगाई तो बढ़नी है। तो जब 5 साल पूरे होंगे इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक तो 3.5% होगी। तो फिर इसका मतलब ये गुर्बत बढ़ती रहेगी। शायद ज़ाहिर है ये महंगाई बढ़ने का जो तनासुब है ये तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइस है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से होता है। अभी इंटरनेशनली प्राइस भी 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। अमरीकी क्रूड इस वक्त $75 पे मार्केट कर रहा है, इस वक्त रुका हुआ है और आगे की तरफ ही जा रहा है। बरतानवी खाम तेल इस वक्त $80 तक पहुँच चुका है। इन हालात में ज़ाहिर मुश्किल तो है हुकूमत को। अब ये किस तरह से फिर महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है।
अभी 4 दिन पहले ही आई है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। वही बात है जो हम पहले कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि 2022 में पाकिस्तान की शरह नमू ग्रोथ रेट रहेगी 4%, बांग्लादेश की रहेगी 6.8%, और भारत जहां मोदी की मनूसत भी है और पेंडेमिक भी है वहां रहेगी 7.5%। नंबर 1 ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2022 में खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। ये कह रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए बाहर मगरिब की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चीज़ें चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी पर। मेरे मुल्क की जो फीकस आमदनी है वो पिछले 3 वर्षों में गिरी है। बांग्लादेश हमसे तकरीबन 70% ज़्यादा फीकस आमदनी हो गई, जो कि चंद साल पहले यानी कोई 2017 में भी वो हमसे पीछे। तो ये जो ट्रेंड हमारा है ये खतरनाक रुझान की तरफ इशारा कर रहा है। मैं जो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 2018 के हिसाब से आप देखें तो आज जो मैं 4.8% की करंट अकाउंट डेफिसिट में बता रहा हूँ, जिसको स्टेट बैंक 2% कह रहा है, ये 4.8 वो है जो 2019 में था जब बहरान था, और 2017 में जब बहरान था पाकिस्तान में बड़ा बहरान था उस वक्त 4% थी। तो अगर वो जब उस वक्त शरह नमू जो थी वो थी 5.2%। तो आज अगर शरह नमू हमारी सुस्त हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट 4.8% पे जा रहा है, महंगाई हमारी बढ़ गई, कर्जों का हजम आपने देखा कि कोई जो है 18,000 अरब रुपए 3 साल में बढ़ा है, जो कि आज़ादी के 66 साल के बाद 30 जून 2013 को मजमूई कर्जे जिम्मेदारी जो थी वो 16,000 अरब रुपए की थी इकट्ठा। लेकिन जो 66 साल में हुआ था उससे ज़्यादा इजाफा आपने 3 साल में कर लिया। ग्रोथ आपकी रेट कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, FDI लगातार जो है 2018 से नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो है उससे नीचे जा रहा है जो इनको विरसे में मिला। तो सवाल ये कि कहाँ आई है ये चीज़ें हुकूमत ने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, लेकिन हुकूमत के लोग तर्जुमान और वज़रा आकर गलत आदाद शुमार बताते हैं, और ज़ाहिर है कि इससे आवाम को भी जो सही आदाद शुमार हैं वो जानने का मौका नहीं मिल पाता। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।